नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी के खिलाफ सेबी ने 12 मई को एक 222 पेज का ऑर्डर निकाला है, जिसमें मुख्य रूप से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर्स और टॉप मैनेजमेंट पर डिस्क्लोजर लैप्सेस यानी कि जानकारी छिपाने या फिर अधूरी जानकारी देने और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सेबी ने इस ऑर्डर में एक्चुअली क्या क्या कहा है उसके बारे में, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरे पार्ट में इसका फ्यूचर रिटेल पूरे ग्रुप पर क्या असर पड़ा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और तीसरे पार्ट में इस कंपनी के बारे में, मतलब कि इसकी शुरुआत से लेकर के फाउंडिंग डेट से लेकर के अभी तक क्या है फ्यूचर रिटेल कंपनी के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेबी ने इस ऑर्डर में एक्चुअली में क्या क्या कहा है। सेबी ने इस ऑर्डर में मुख्य रूप से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर और टॉप मैनेजमेंट पर डिस्क्लोजर लैप्सेस यानी कि जानकारी छुपाने या फिर अधूरी जानकारी देने और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी कि आरपीटी नियमों का उल्लंघन आरोप लगाया है। दोस्तों, इस ऑर्डर में सबसे प्रमुख नाम है किशोर बियानी, राकेश बियानी और सीपी टोसनीवाल, जो कि फ्यूचर रिटेल के पूर्व सीएफओ रहे हैं। वैसे तो इस सेबी के सर्कुलर में टोटल 9 लोग नोटिस ही हैं, लेकिन मेन इन्हीं तीनों का नाम है। दोस्तों, सेबी की जांच में यह सामने आया है कि फ्यूचर रिटेल ने कई रिलेटेड पार्टीज की सही जानकारी डिस्क्लोज नहीं की। आप सबको बता दूं कि कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है तो उसको हर 3 महीने पे जो डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सेबी को हर 6 महीने पे एनुअल रिपोर्ट जारी करना पड़ता है, सेमी एनुअल रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसमें इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस दिखाई है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को एनुअल रिपोर्ट में अधूरा दिखाया गया है। कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए ऑडिट कमेटी और शेयर होल्डर्स की मैंडेटरी अप्रूवल होती है जिसे नहीं ली गई, और कंप्लायंस रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने यह इंप्रेशन दिया कि सारे नियमों का पालन हो रहा है, जबकि सेबी के जांच में कई सारे लैप्सेस पाए गए। दोस्तों, सेबी ने कहा कि यह कंप्लीट नॉन कंप्लायंस का मामला नहीं था, लेकिन कुछ डिस्क्लोजर अधूरे थे और बार बार कंप्लायंस फेल्योर हुए, यानी कंपनी ने कुछ जानकारी दी लेकिन पूरी और सही जानकारी नहीं दी। दोस्तों, सेबी ने कुल 50 लाख का इन तीनों पर पेनल्टी लगाया है, जिसमें किशोर बियानी पर 20 लाख का जुर्माना, राकेश बियानी पर 20 लाख और सीपी टोसनीवाल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि इस पूरे कंपनी पर पहली बार सेबी का एक्शन हुआ है, बल्कि सेबी ने 2025 में भी फ्यूचर रिटेल पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया था, क्योंकि कंपनी ने सिंगापुर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और SIAC इंटरिम ऑर्डर की जानकारी समय पर डिस्क्लोज नहीं की थी। दोस्तों, अब समझते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यानी कि आरपीटी क्या होता है। देखिए, जब कोई कंपनी अपने प्रमोटर्स, ग्रुप कंपनीज, रिलेटिव्स या कनेक्टेड एंटिटीज के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती है तो उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड या फेवरेटिज्म की संभावना रहती है, इसलिए सेबी के नियम कहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी की अप्रूवल जरूरी है, कई मामलों में शेयर होल्डर अप्रूवल भी मैंडेटरी होता है। दोस्तों, सेबी के अनुसार फ्यूचर रिटेल ने इस नियमों का पूरा पालन नहीं किया। अब बात करते हैं कि इसका फ्यूचर रिटेल पे क्या असर पड़ा है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलायंस डील फेल्योर, अमेजॉन डिस्प्यूट और इंसॉल्वेंसी इशू से जूझ रही थी। यह ऑर्डर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्योर्स को और हाईलाइट करता है। इससे इन्वेस्टर्स के सामने यह मैसेज गया कि कंपनी के डिस्क्लोजर्स भरोसेमंद नहीं थे, ट्रस्टेबल नहीं थे, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स कमजोर थे और प्रमोटर्स कंप्लायंस में फेल हुए। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनीज में से एक थी, जो खासकर सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट और फैशन रिटेल बिजनेस के लिए जानी जाती थी। इस कंपनी को भारत के रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी ने बनाया था। यह फ्यूचर ग्रुप का हिस्सा थी। फ्यूचर रिटेल भारत में कई बड़े रिटेल ब्रांड्स चलाती थी, जैसे कि बिग बाजार। आपने बड़े बड़े मॉल्स में बिग बाजार देखा होगा, इजी डे, FBB यानी कि फैशन एट बिग बाजार, हाइपर सिटी, हेरिटेज फ्रेश, जो कि देश के कुछ ही सिटीज में अवेलेबल थी, हेरिटेज फ्रेश। दोस्तों, इन स्टोर्स में ग्रोसरीज, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, डेली इसेंशियल्स बेचे जाते थे। बिग बाजार फ्यूचर रिटेल का सबसे फेमस ब्रांड था। इसे अक्सर इंडिया का वॉलमार्ट भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सस्ते दामों पर लगभग हर हाउस होल्ड प्रोडक्ट मिलता था। भारत के कई शहरों में इसके सैकड़ों स्टोर्स थे। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप की शुरुआत 1987 में हुई थी। किशोर बियानी ने पहले फैशन रिटेल शुरू किया और बाद में ग्रोसरी रिटेल में बड़े स्केल पर एक्सपेंशन किया। 2001 में बिग बाजार लॉन्च हुआ और बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया। कंपनी ने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, मॉल्स में बड़े बड़े स्टोर्स खोले, मिडिल क्लास कस्टमर्स को टारगेट किया गया और फेस्टिवल्स में ऑफर्स दिए गए और डिस्काउंट दिए गए। कुछ सालों तक यह भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनीज में शामिल रही, और यह सब करने के लिए कंपनी ने भारी कर्ज ले लिया। और फिर क्या था, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनीज के आने से ऑफलाइन रिटेल बिजनेसेस पर प्रेशर बढ़ गया। अब समय आ गया दोस्तों 2020 का, जब कोविड-19 का असर बिजनेस पर पड़ने लगा। लॉकडाउन के दौरान मॉल्स बंद होने लगे, फुटफॉल घट गई, सेल्स गिर गई, लेकिन रेंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स चलते रहे। दोस्तों आपने देखा होगा कि साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, तब लगभग हर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मंदी आ गई थी, क्योंकि कई महीनों तक भारत में लोग घर से बाहर ही नहीं निकले थे। दोस्तों अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ की डील हुई थी फ्यूचर रिटेल को बेचने के लिए। दरअसल किशोर बियानी ने जब कर्जा इतना ज़्यादा हो गया तो उन्होंने सोचा कि रिलायंस ग्रुप के साथ इसको बेच देते हैं, तो 24,713 करोड़ की डील हो गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। लेकिन अमेजन के साथ कानूनी विवाद के कारण यह डील अप्रैल 2022 में कैंसिल हो गई, जो अंतिम कील साबित हुई फ्यूचर रिटेल के बंद होने में। दोस्तों 31 दिसंबर 2021 तक बैंक को 3,000 करोड़ रुपए का पेमेंट न कर पाने के बाद कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। इसके बाद मामला NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गया और कंपनी लिक्विडेशन यानी कि समापन की ओर बढ़ गए। दोस्तों ये थी फ्यूचर रिटेल की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताया। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।